बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, बिना समय बर्बाद किए हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। मैं आपसे रोज़ एक बात बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर इन वीडियो के माध्यम से समझाती हूँ। आप इन्हें अपने शब्दों में लिखिएगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है। समझ में आ गया ना। कहा है ना कविता में, कविता का शीर्षक ही यही है कि भगवान के डाकिए। तो कवि ने हमें बताया है कि जो पंछी हैं और जो बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि पंछी और बादल भगवान के डाकिए इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये एक देश से होकर दूसरे देश में सद्भाव का संदेश देते हैं। मेन है बच्चों, मेन चीज है कि भगवान ने पक्षी और बादल को अपने डाकिए के रूप में इसलिए चुना है कि वे दोनों एक जगह से दूसरी जगह स्वतंत्र हैं आने जाने के लिए। और यह देखा गया है, ये माना गया है कि ये दोनों ही सद्भाव का संदेश एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी के कहे। ये स्वतंत्र हैं अपना यह संदेश एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए, क्योंकि यह भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं चारों दिशाओं में। अब देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि भगवान का यही संदेश ये हम तक पहुंचाते हैं, वो हमें भी यह संदेश दे रहे हैं। जिस तरह से एक पक्षी और बादल दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते, आपने देखा है ना, हमेशा न्यूज़ के माध्यम से ये दिखाई देता है कि जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वहाँ के रहने वाले जो पंछी हैं वो गर्म जगह को, थोड़ा सा जहाँ का मौसम ध्रुवीय प्रदेशों से गर्म हो उस जगह को आ जाते हैं। और जो पक्षी विषुवतीय प्रदेशों के रहने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर थोड़ा सा अपनी जगह से उन जगह को चले जाने लग जाते हैं जहाँ थोड़ा सा उन्हें ठंडक मिले, ठंडी जगह वाले देशों में जाने लग जाते हैं। तो देखिए, और वो जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो बिना किसी भेदभाव के जाते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ के माहौल में अच्छी तरह से ढल भी जाते हैं। ठीक है ना। तो हमें भी इसी तरह आचरण करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें भी इसी तरह का आचरण करना चाहिए कि किसी दूसरे देश वाले के प्रति कभी भी अपने मन में शत्रुता या बुरी भावना नहीं लानी चाहिए। मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। भगवान का यही संदेश बादल और पंछी हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें भगवान के डाकिए कहा गया है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पक्षी या बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। सोचकर लिखिए। आपको सोचकर बताना है कि जो पंछी और बादल चिट्ठियां लाते हैं उन्हें कौन कौन पढ़ पाते हैं। क्या आप पढ़ पाते हैं बच्चों? तो चलो, इसका उत्तर है, पंछी और बादल द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं उन्हें केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के वश में होकर ये कोई काम नहीं करते। देखो, पेड़ पौधे बिना किसी लालच के हमें फल देते हैं, कभी हमसे 1 रुपया नहीं मांगते उन फल को दिएगा। ठीक है, नदी बहती रहती है, पानी रहता है नदी में, और हम जब नदी के पास जाएंगे हम उसका पानी पी लेंगे। और अगर हमें बाज़ार से बोतल खरीदनी पड़ेगी पानी की तो वो हमें पैसों में मिलेगी, पर नदी कभी हमसे पैसे नहीं लेती। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, किन पंक्तियों का भाव है। यहाँ पर क और ख ये दिए हैं और इसमें लिखा है कि ये जो भाव है, भाव मतलब जो अर्थ आ रहा है, ये किन पंक्तियों में आ रहा है। जो क है उसमें, क जो है उसमें लिखा हुआ है कि पंछी और बादल
प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक जगह से दूसरी जगह को भेजते हैं। अभी कौन सी पंक्ति थी? तो पंक्ति आपकी कविता की है। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, ये पूरी पंक्ति का भाव आप समझते हैं ना बच्चों? भावार्थ, अर्थ मतलब वो ये आ रहा है। ठीक है, और दूसरी है बच्चों क्वेश्चन नंबर ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला जो भाव है ये किन पंक्तियों में आ रहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, होता है ना। हम हमेशा मानसून लग गया है, देखिए आजकल उत्तराखंड में भी मानसून आ गया है ना। और ये कहाँ से आता है मानसून? पश्चिमी और बताओ बच्चों, दक्षिणी, दोनों साइड से, है ना। नीचे हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से, अरब महासागर से ये भाप में बादल उठते हैं और वो उत्तरी भारत में बारिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4। पंछी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ये जो हैं ये क्या पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, क्या संदेश है ऐसा उन चिट्ठियों में जो पंछी और बादल लेके आते हैं, जो ये पढ़ पा रहे हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, इन चिट्ठियों में भगवान का लाया हुआ संदेश होता है। भगवान जी संदेश दे रहे हैं जो मनुष्य को स्वयं को उद्देश्यों में बांटकर सद्भावना के से मिलजुल कर रहना चाहिए। और भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को आपस में जो हमने एक सीमा रेखा बना दी है, आपस में एक दूसरे के बीच में, इससे परे होके मिलजुल कर सद्भाव के साथ एक साथ रहना चाहिए। भगवान की बनाई इस दुनिया में मनुष्य ने ही स्वयं को बांटा है। देखो भगवान ने तो धरती बनाई है, सब जगह की धरती एक सी है। जैसे भारत की धरती है वैसी पाकिस्तान की धरती है, वैसी चाइना की धरती है। लेकिन देखो हम इंसानों ने सीमा बना दी है कि ये भारत का बॉर्डर, ये भारत और चीन का बॉर्डर, ये पाकिस्तान और भारत की सीमा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, ये भारत और नेपाल की सीमा। तो ये सब कुछ जो बनाया है बच्चों, हम इंसानों ने बनाया है, ये भगवान ने नहीं बनाया है। और इंसान ही इसको फॉलो भी कर रहे होते हैं, जानवर नहीं फॉलो कर रहे होते हैं। चिड़िया कभी फॉलो नहीं करती, वो भारत की सीमा में भी उड़ती है और पाकिस्तान की सीमा में भी उड़ती है, चाइना की सीमा में भी उड़ने चली जाती है। जो बादल हैं अभी हमको भारत की सीमा के ऊपर दिखेंगे, अभी वो पाकिस्तान की सीमा के ऊपर हैं, अभी वो चाइना की सीमा के ऊपर हैं। ठीक है, तो जो हम इंसान हैं, हम ही लोगों ने सीमा बनाई है। और भगवान कह रहे हैं कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, सद्भावना के साथ रहना चाहिए, आपस में द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। और जो पंछी और बादल चिट्ठियाँ लेके आते हैं, वे चिट्ठियाँ जो हैं सिर्फ प्रकृति ही पढ़ पाती है, हम इंसान नहीं पढ़ पाते। क्योंकि नदी, जल, हवा, ठंडक, पेड़ पौधे, फूल अपनी सुगंध जो है वो समान रूप से बांटते हैं। ये एकता, मेल, सद्भावना का संदेश देते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों को जल बांटती है। ठीक है, वह कभी भेदभाव नहीं करती। हवा समान रूप से बहती है और अपनी ठंडक, शीतलता, सुगंध हर जगह समान रूप से बांटती है। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। पेड़ पौधे जो हैं वो भी अपने फल फूल और सुगंध को समान रूप से बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भेदभाव में उलझा रहता है और इसीलिए यही एकमात्र कारण है कि वो भगवान के संदेश को नहीं समझ पाता, जबकि प्रकृति भगवान के संदेश को बहुत ढंग से समझ लेती है और उसका प्रसार भी करती है। ये नहीं कि वो प्रसार नहीं करती, उसका प्रसार भी करती है। प्रकृति सद्भावना के संदेश का प्रसार करती है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को अपने शब्दों में लिखिएगा। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि जो मैंने लिखा है इसी को आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है।
यह कथन का भाव क्या है? आप इस कथन से क्या समझते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पंछियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह को भेजती है। और जो ये संदेश है, ये किस चीज़ का संदेश होता है? सद्भावना का संदेश होता है। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को, बादलों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि वो हर एक को समान दृष्टि से देखती है। उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रहता है और यही प्रेम भाव प्रेम संदेश बनकर एक जगह से दूसरी जगह को जाता है। जो हम मनुष्य क्यों नहीं तो हम जब प्रकृति ये काम कर रही है, तो आखिर हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना को से प्रेरित होकर सद्भावना का संदेश आपस में बनाए रखें और उसका प्रचार और प्रसार भी करें। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आप क्या समझते हैं पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को? ठीक है बच्चों, पंछी और बादल की चिट्ठियों को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वह सद्भावना और प्यार का प्रसार करती है। बस उसका एकमात्र जो है वो यही है कि आपस में जो कड़वाहट है मन में वो दूर हो जाए, सद्भावना और प्यार का जितना ज़्यादा हो सके प्रसार हो। यह हृदय को छूने वाली बात है, क्योंकि इसका आदान प्रदान हमारे लिए एक सीख है, वो भी ऐसी सीख जिसे अगर हम मनुष्य अपने मन में धारण कर ले तो आज जो देशों के में आपस में बीच में युद्ध की नौबत आ रही है, जो अलगाववाद की नौबत आ रही है, वो सब दूर हो जाए। अगर हम इस तथ्य को समझ जाएंगे और अपने हृदय से द्वेष भाव की जो धूल हमारे मन में जम गई है उसे दूर कर देंगे तो सब जगह शांति ही शांति हो जाएगी। और यही सोच के साथ दिनकर जी ने इन उदाहरणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये उदाहरण हमारे द्वारा कभी भी नकारे नहीं जा सकते। हम इन उदाहरणों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जाड़ों के मौसम में कि कुछ अलग तरह के पक्षी हमें दिख रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी कुछ अलग तरह के पक्षी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। पंछी और बादल सद्भावना का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जो अद्भुत है, हम इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आखिर हम इनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमें इनसे सीख लेना चाहिए। इनके सद्भावना के संदेश को हमें प्रसारित करना चाहिए, इसका प्रसार करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। ठीक है, हमें सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों आखिर हम भगवान जी ने इन्हीं को अपने डाकिये के रूप में चुना? आखिर हमें क्यों नहीं चुना? ठीक है, क्या हम स्वयं कदम नहीं उठा सकते? क्या हम अपनी मधुर आवाज़ व पानी को समान रूप से हर देश की धरती को देते हैं? क्या हम अपने प्रेम को नहीं देख सकते? क्या हम ये करने में सफल हो गए तो रामधारी दिनकर जी के ये उदाहरण सार्थक सिद्ध हो जाएंगे और इसकी तरह हम भी सद्भाव व प्यार की एक मिसाल कायम कर पाएंगे। किसकी तरह? पंछी और बादल की तरह। तो बच्चों, हम क्यों नहीं कर सकते? सोचो, क्या इतना कठिन काम है ये? नहीं, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। जिस तरह नदी अपने पानी का मूल्य नहीं लेती, पेड़ अपने फल का मूल्य कभी हमसे नहीं लेता है ना? हवा हमें ऑक्सीजन दे रही है और कभी भी हमसे इस ऑक्सीजन का मूल्य नहीं लेती है। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं निस्वार्थ भाव से सेवा करते? हमें बच्चों सीख लेनी चाहिए कि हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है। अभी तो वर्तमान में कोरोना के समय में तो हम सबके सब डिपेंड ही इंटरनेट पर हो गए हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, हर चीज़ हम इंटरनेट पर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं। पंछी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्ति लिखिए। बच्चों, मैंने ये यहाँ पर आपको इसका उत्तर दिया तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको पढ़ लीजिए
और इसके उत्तर आप खुद लिखिए, क्योंकि ये आप आज वर्तमान में डिपेंड है इंटरनेट में। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप सब देख रहे हैं। छोटे छोटे कामों के लिए आप इंटरनेट पर डिपेंड है। आपके हाथ में हर समय स्मार्टफोन रहता है। कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, आप सीधे गूगल का सहारा लेते हैं, है ना। और देखो, पंछी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्ति आपको लिखनी है। वो देखो, इंटरनेट में भी आप संदेश के ही लेने और देने का काम कर रहे हैं, और पंछी और बादल भी संदेश का ही आदान प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख के आपको इसका उत्तर लिखना है। मैं हल्का सा ये उत्तर जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं उसको पढ़ देती हूँ, पर आप इसे अपने शब्दों में लिखिएगा। आज के युग में चारों तरफ इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। हम अपने संवाद बड़ी ही सुगमता सुविधापूर्वक इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह को भेज सकते हैं, और यही जो है नए युग की शुरुआत है और नए युग का आगाज है। पहले मनुष्य पत्र व्यवहार के द्वारा अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था, परंतु उसमें महीनों दिन और कई महीनों और दिनों का वक्त लग जाता था। पर आज वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं, और इसमें जो समय है वो भी बहुत ही एक मामूली सा समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। परंतु इसकी तुलना हम कभी भी पंछी और बादलों की चिट्ठियों से की जाए तो यह गलत है, क्योंकि पंछी और बादल तो इतनी पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट बहुत ही छोटा साबित है। इंटरनेट के माध्यम से हम विचारों का, कार्यों का, सूचनाओं का आदान प्रदान तो कर सकते हैं, पर एक सीमा तक। ठीक है, एक सीमा के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पंछी और बादल जो थे वो एक सीमा में नहीं बंधे हुए थे, उनकी कोई सीमा नहीं थी। दूसरे, ये किसी कार्य, सूचना, विचार का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि ये ऐसी भावना का प्रचार प्रसार करते थे जो हम मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। दूसरी चीज़ देखो बच्चों, साफ स्पष्ट किया है, इंटरनेट हमें तब सुविधा देगा जब हम उसके लिए पेड करेंगे, पैसे देंगे। लेकिन पंछी और बादल को कभी कोई पैसे नहीं देता। ठीक है, और दूसरा मेन चीज़ जो इंटरनेट है, वो उसमें हम अपनी इच्छा से अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो पंछी और बादल हैं वो तो सिर्फ प्रेम, सद्भाव, इस तरह के संदेश एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचा रहे थे। तो किसी भी हालत में इंटरनेट और पंछी और बादल की आपस में तुलना करना बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पंछी और बादल के सामने तो इंटरनेट की कोई गणना ही नहीं है। ठीक है, ये हर उसी गली मोहल्ले, देश, छोटा घर, बड़ा घर, महल तक जा सकता है और समान भाव से एक संदेश का प्रसार कर सकते हैं। इसमें इसका कोई स्वार्थ या हित नहीं होता है। कभी भी स्वार्थ और हित से परे होकर पंछी और बादल संदेशों का आदान प्रदान नहीं करते थे। इससे तो सिर्फ हमारा हित ही है, जिसका कोई बुरा नतीजा देखने में नहीं मिलता। देखिए, पंछी और बादल के संदेश के आदान प्रदान से कोई बुरा हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इंटरनेट का हम पर अच्छा और बुरा दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अब ये हमारा तरीका है कि हम इंटरनेट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी समझ है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे हमारे जीवन में सबको दृष्टिगोचर होते हैं। परंतु अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इंटरनेट में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे व्यक्तित्व पर सभी को दृष्टिगोचर होता है। तो बस प्यार और सद्भाव का संदेश जो है हमें वो सिर्फ किससे मिल सकता है? पंछी और बादलों के संदेशों से ही मिल सकता है। इंटरनेट से इस तरह के संदेशों की उम्मीद करना बहुत ही कम देखा गया है। नेक्स्ट है बच्चों, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, एक निबंध जैसा लिखिए या अनुच्छेद जैसा लिखिए आप डाकिये की भूमिका पर, कि आपके जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है।
ठीक है। डाकिये का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले की तुलना में बेशक डाकिये अब कम दिखाई देते हैं, परंतु आज भी गांवों में डाकिया पहले की ही तरह चिट्ठियों के आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। हम शहरों में रहने वाले लोग तो फ़ोन के द्वारा कॉल कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। तो डाकिये की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गाँवों में, छोटे कस्बों में अभी भी डाकिये जो हैं वो लोगों का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी मुश्किल रास्ता तय क्यों ना करना पड़े। आज भी गाँवों में डाकियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांव की अधिकतम आबादी पढ़ी लिखी भी कम होती है, परंतु जब अपने किसी सगे संबंधियों का पत्र व्यवहार करना होता है तो वो डाकिये पर ही डिपेंड होते हैं, डाकिये की मदद करते हैं। पत्र पढ़ने के लिए भी और पत्र भेजने के लिए भी डाकिये से ही अपने मन की बात लिखवा लेते हैं। आज चाहे शहरों में चिट्ठी के द्वारा पत्र व्यवहार न के बराबर हो, लेकिन ये बात सत्य है कि डाकिया हमारे स्मृति पटल पर सदैव निवास करेंगे। हम उन्हें कभी अपनी स्मृति पटल से विस्मित नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनकी भूमिका है वो हमारे जीवन में ऐसी छाप छोड़ के गई भी है कि उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो बच्चों बताइए, आपको ये प्रश्न उत्तर कैसे लगे, और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो भी रहे हैं कि नहीं। कमेंट्स करिएगा बच्चों, क्योंकि अगर ये आपके लिए लाभदायक हैं बच्चों तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता इन वीडियोस के बारे में, तो आप शेयर कीजिएगा ताकि वो आगे शेयर कर पाएँ, ताकि सारे ही बच्चे लाभान्वित हो पाएँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।